वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 271 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 के लिए और फोकस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विभेद का प्रतिषेध शामिल किया गया है, बताइए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, क्या क्या शामिल है इनमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में है क्या, मौलिक अधिकार हैं, क्या हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और कहाँ से कहाँ तक है फंडामेंटल राइट्स, 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से आर्टिकल 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, याद रखिएगा। और भाग कौन सा है ये, भाग है 3rd। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसकी जाति, उसका लिंग, चाहे वो पुरुष हो, महिला या फिर ट्रांसजेंडर, या फिर उसका जन्म का स्थान, इन सब किसी भी बातों के आधार पर उसके साथ जो है मतभेद या विभेद या भेद नहीं किया जाएगा। तो सारा का सारा इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में विभेद का प्रतिषेध के अंतर्गत 5 आधारों को शामिल किया गया है। किसी के धर्म, किसी के मूल वंश, किसी की जाति, किसी का लिंग, किसी के जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं। क्वेश्चन इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयुष्मान खुराना उसमें लीड रोल में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 में पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछड़ा वर्ग का आधार सामाजिक एवं आर्थिक है और राज्य की सेवाओं में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। अब बताइए उपरोक्त में से कौन सा जो है वो सही है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ओबीसी में आता है, पिछड़े वर्ग में आता है, तो उसका जो आधार बताया गया है संविधान में अनुच्छेद 16 के 4 में, वो है शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर। तो सामाजिक तो सही है, आर्थिक आधार पर नहीं है, गलत है वाला स्टेटमेंट। राज्य की सेवाओं में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, ये वाला करेक्ट है, सेकंड वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कथन एक गलत है क्योंकि पिछड़ा वर्ग का आधार शैक्षणिक एवं सामाजिक माना है, आर्थिक आधार को शामिल नहीं किया गया है। और राज्य की राय में यदि राज्य की सेवाओं में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रीमी लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, क्रीमी लेयर के अंतर्गत शामिल पिछड़ा वर्ग जो है वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। और पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया, जिसके पास एक छूट से अधिक की संपत्ति है, क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। बताइए। देखिए, बिल्कुल ओबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। इसके अंतर्गत क्रीमी लेयर में कौन शामिल है, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा, जो क्रीमी लेयर में शामिल नहीं है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर हैं वो। तो देखिए, पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया, ये भी करेक्ट है। जिसके पास एक छूट सीमा से अगर अधिक की संपत्ति है तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा ना, वो तो फिर देखा जाए तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा, वो नॉन क्रीमी लेयर में थोड़ी होगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह रखी है कि हाँ भाई, जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर 2 एकड़ से ऊपर हो जाती है, एक ये बना रखा है मतलब इन्होंने, अगर 3 एकड़ हो जाती है, 4 एकड़, 5 एकड़, एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, तो वो जो है नॉन क्रीमी लेयर में चला जाएगा, मतलब वो क्रीमी लेयर के अंदर आ जाएगा। क्योंकि आरक्षण का लाभ किसको अधिक, नॉन क्रीमी लेयर, इनको कम। तो जिसके पास एक छूट सीमा यह है कि हमें 2 एकड़ होनी चाहिए, लेकिन छूट सीमा से अधिक की अगर संपत्ति है तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। अधिक की अगर संपत्ति है तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो करेक्ट है यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। तो देखिए, कथन 3 जो है वो गलत है क्योंकि जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है वे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। और छूट सीमा का निर्धारण जो है वो कौन करेगा, राज्य करेगा। चलिए, अधिक की संपत्ति होगी तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ गए।
अगर कम की होगी तो नॉन क्रीमी लेयर, मतलब आरक्षण का लाभ अधिक। तो देखिए, जो पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, उन्हें राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ ही नहीं मिलेगा क्रीमी लेयर वालों को, नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलेगा। और नॉन क्रीमी लेयर वाला कौन है? जिसके पास एक छूट सीमा तक की संपत्ति, अधिक की संपत्ति नहीं है। अधिक हो गई तो फिर क्रीमी लेयर में आ गया वो। अब देखिए, पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया, जिसने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसलिए 2 सही है, 1 सही है, लेकिन 3 जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है लोक नियोजन अधिनियम 1957 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक नियोजन मतलब निवास संबंधी शर्तें। तो लोक नियोजन अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 2 का अपवाद है और वर्तमान में यह व्यवस्था किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू ही नहीं है। देखिए, पहला तो करेक्ट है, अनुच्छेद 16 का 2 जो है वो लोक नियोजन अधिनियम 1957 का अपवाद है। और लेकिन ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो लागू है ना, तो गलत हो जाएगा दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला सही है। तो लोक नियोजन अधिनियम 1957 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 2 का अपवाद है। क्या इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं? 12 से 35 के अंदर आएगा ना ये, तो समानता का अधिकार है। उसमें भी कई सारे अधिकार अलग अलग कर रखे हैं, समानता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, और क्या क्या है उसमें, धर्म की स्वतंत्रता है, ये सब अधिकार हैं उसमें। वो अलग अलग दो या फिर 4 या फिर 5 संविधान के अनुच्छेदों में जो है वो बांट रखे हैं, कई बार बता चुके हैं पहले भी। तो देखिए, संसद द्वारा यह अधिनियम 1957 में पारित किया गया एवं 1974 में यह अधिनियम समाप्त हो गया, परंतु आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में यह प्रावधान वर्तमान में भी चल रहा है। अनुच्छेद 32 में संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 371 का घ जोड़ा गया एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा इसका विस्तार तेलंगाना तक किया गया। इसलिए दूसरा गलत है, पहला करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अस्पृश्यता के अंत से है। और अस्पृश्यता का अंत किसमें है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में, जिसको बोलते हैं छुआछूत का अंत किया जाता है। तो संविधान का अनुच्छेद 35 संसद एवं राज्य के विधानमंडलों को यह अधिकार देता है कि वह इस प्रकार के अधिनियम बनाए। अस्पृश्यता के आचरण से दोष सिद्ध व्यक्ति ना तो संसद ना ही किसी राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्य है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये वाला तो स्टेटमेंट, ना तो संसद में जगह मिलेगी ना तो राज्य के विधानमंडल में, अगर अस्पृश्यता के आचरण से दोष सिद्ध है कोई व्यक्ति तो। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार जो है वो सिविल अधिकार संरक्षण केवल संसद को अधिकार दिए गए हैं, राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार नहीं दिया गया। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला करेक्ट है, क्योंकि इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अस्पृश्यता से है, जो 17 में आपको मिलेगा। तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, सेकंड है इनकरेक्ट, तो एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उपरोक्त में से कथन 2 गलत है, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 समता का अधिकार में वर्णित है तथा इस संबंध में केवल पार्लियामेंट ही नियम बना सकती है, राज्य का विधानमंडल नहीं, और अनुच्छेद 35 के अनुसार। अब देखिए, संसद ने इस संबंध में वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया। वर्ष 1976 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसमें देखिए 6 माह की कैद है या 500 रुपये का आर्थिक दंड, या फिर दोनों, 6 माह की कैद और 500 रुपये का जुर्माना भी। और वर्तमान में ये कैद कितनी है? 6 माह से बढ़ाकर 1 या 2 वर्ष कर दी गई है। तो अब देखिए, इस आचरण से दोष सिद्ध व्यक्ति ना तो संसद, मतलब या संसद का भी नहीं, और राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए वो योग्य नहीं रहेगा अगर उल्लंघन करता है या फिर किसी को अस्पृश्यता या छुआछूत संबंधी किसी मामले में लिप्त होता है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित उपाधियों के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब राज्य मतलब जो स्टेट है, सेना हो गई और विद्या हो गई, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि जो है वो प्रदान नहीं करेगा। और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री उपाधियां नहीं हैं। तो क्या है फिर ये? इसके उल्लंघन के विषय में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियम बनाया है। किसके उल्लंघन के लिए? उपाधियों के अंत के लिए। मतलब ऐसा कोई करता है, कोई नागरिक किसी विदेशी से जो है कोई उपाधि लेता है, तो कहना चाह रहा है इसके उल्लंघन, ऐसा यदि कोई करेगा तो संसद मतलब अपनी पार्लियामेंट ने अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कोई नियम बना रखा है, इसके अंदर अधिनियम बना रखा है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, लेकिन डी जो है वो गलत है, क्योंकि संसद ने ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। बाकी सही है ऊपर के। तो देखिए उपरोक्त डी गलत है, क्योंकि संसद ने अभी तक इस विषय में कोई भी अधिनियम नहीं बनाया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत समता के अधिकार में आता है। ये 14 से 18 में है, 14 से 18 तक है, तो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 18 तो इसी के अंतर्गत आ गया ना ये समता या समानता का अधिकार। तो देखिए वर्ष 1954 में भारत सरकार ने 4 अलंकार देने की व्यवस्था शुरू की। ये अलंकार हैं, सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण एवं पद्मश्री। न्यायालय कहता है कि ये जो पुरस्कार हैं या ये उपाधियाँ, ये जो है ना, ये चारों ना तो ये पुरस्कार हैं ना उपाधियाँ, ऐसा कहना है न्यायालय का। क्या है? सम्मान हो गए फिर देखा जाए तो। वर्ष 1977 में जनता दल की सरकार आई थी, उसने क्या किया था, इन पुरस्कारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन फिर 3 वर्ष बाद 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, उन्होंने फिर से ये चीज़ लागू कर दी और अभी तक लागू है। तो भारत रत्न सम्मान है, पद्म विभूषण सम्मान है, पद्म भूषण सम्मान है और पद्मश्री सम्मान है। उपाधियाँ तो है नहीं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, समान कार्य के लिए समान वेतन को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए भारतीय संविधान या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को आधार मिलता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को आधार जो है वो कहाँ से मिलेगा? क्या संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 18 से मिलेगा? क्या प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 15 से मिलेगा या प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को अनुच्छेद 17 में? देखिए 15 में तो आपको पता ही है क्या है, किसी के धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं। 18 में उपाधियों का अंत किया जाता है और 17 में क्या, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत किया जाता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहाँ पर हुई है? प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द अनुच्छेद 14 में, 16 में अवसर की समानता है और 39 के डी। तो डी हो जाएगा फिर इसका उत्तर। तो देखिए उपरोक्त में से विकल्प डी सही है। प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द एवं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 एवं 39 का डी ने एक साथ मिलकर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार बनाने हेतु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को आधार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट में वाक्य, स्वतंत्रता आदि विषय से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? विदेश यात्रा करने का अधिकार क्या अनुच्छेद 19 में आता है? शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार क्या अनुच्छेद 19 में आता है? शिक्षा का अधिकार क्या अनुच्छेद 19 में है? या फिर भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार क्या अनुच्छेद 19 में है? देखिए अनुच्छेद 19 में कुछ अधिकार हैं, जैसे 19 का फर्स्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है ना, अलग अलग क्लॉज है, तो वो 19 में नहीं है। ये किस में है? 21 में है। और शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया अमेंडमेंट करके, वो 21 के ए में, मतलब 21 के का में, तो ये भी नहीं होगा। बाकी दूसरा और चौथा हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें पूछ रहा कौन इसमें शामिल नहीं है, तो विदेश यात्रा करने का अधिकार 19 में शामिल नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 21 में है, और शिक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल नहीं है 19 में, क्योंकि ये 21 के का में है या फिर 21 के ए में है। तो यहाँ फ़िलहाल आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। तो देखिए उपरोक्त में से 1 और 3 गलत है, क्योंकि विदेश यात्रा करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के का में है, जो बाद में संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार बनाया गया।
19 में नहीं है ये। अब देखते हैं 19 में कौन कौन है। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट में वर्तमान में 6 अधिकार हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण या घूमने फिरने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने का अधिकार, कोई वृत्ति मतलब आप कोई प्रोफेशन चला सकते हो, कोई उपजीविका ऑक्यूपेशन व्यापार ट्रेड कर सकते हो, कारोबार बिजनेस करने का अधिकार है आपको। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 9 है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इनमें से किसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया? तो ये प्रश्न तो दूसरे एग्ज़ाम में भी 50 बार पूछा होगा कम से कम। तो ये संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति को खरीदने का अधिकार, संपत्ति को अधिग्रहण करने का अधिकार, संपत्ति को बेचे देने का अधिकार। तो ये अब क्या एक लीगल राइट है, ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है। तो सारे के सारे हैं, डी है। तो देखिए अनुच्छेद 19(1) का चा में संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने और उसे बेचने का अधिकार था कभी, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। और कहाँ भेज दिया गया है इसको? अनुच्छेद 300 के काम में लीगल राइट बना दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्यक्ष रूप से शामिल तो नहीं है इनमें से, परंतु अंतर्निहित है, निम्नलिखित में से कौन सा या से अधिकार इसमें अंतर्निहित है? बताइए। मतलब प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं है परंतु अंतर्निहित है। तभी तो बताया था प्रेस की स्वतंत्रता है इसमें, और व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता भी है इसमें, और हड़ताल करने का अधिकार इसमें नहीं है। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए उपरोक्त में से 3 जो है वो गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 फर्स्ट का के अंतर्गत प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार तो अंतर्निहित है, परंतु हड़ताल करने का अधिकार अंतर्निहित नहीं है। अब अनुच्छेद फर्स्ट का के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार अंतर्निहित हैं: प्रेस की स्वतंत्रता या फिर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। अच्छा, अब वो जो 6 अधिकार थे वो किस में थे? 19 के फर्स्ट में इसमें। अब इसमें भी 19 फर्स्ट का कर रखा है, तो इसके अंतर्गत क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। ये जो लाइन है ना, हड़ताल करने का अधिकार, ये एग्ज़ाम में 50 बार पूछी गई है क्वेश्चन बनाने के लिए, और ये हर बार गलत होती है कि अनुच्छेद 19 में क्या ये अधिकार वर्णित है? हड़ताल पर जाने का अधिकार क्या है हमारे पास? फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है। हमेशा याद रखना, हड़ताल पर जाने का अधिकार है ही नहीं, तो इसको ऑलवेज़ एलिमिनेट करना, क्योंकि इसी से आराम से आंसर मिलेगा। नहीं भी मिला ना तो आपका काम तो आसान हो जाएगा ना, 50-50। तो 10 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न हैं। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 271 तक पहुँच सकते हो। और प्रतिदिन की करंट अफेयर्स के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर PDF में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं 1 लाइनर के रूप में आपको मिल जाएंगे। उनको डेली के डेली पढ़ लेना, ताकि आपके जहन में बैठ जाएं, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वहाँ टकरा जाएं। धन्यवाद।